हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2024 में डिग्री पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आपने हिंदी ऑनर्स रखा है। देखिए, हम आज के इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 4 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको जितने भी आपके लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी गेस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया है। आपने अगर वो क्लास नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस क्लास को भी इस क्लास के बाद जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल आइए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो हम लोग यहाँ पर लगभग 50 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और आपके पेपर में कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है? तो 10 क्वेश्चंस पूछा जाता है। तुम शिद्दत से ये क्लास कर लो, आपके पेपर में जो 10 ऑब्जेक्टिव यानी कि 20 नंबर जो है भाई साहब आप मुट्ठी में कर लोगे इस क्लास के बाद। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। और सेशन को लाइक नहीं किए मेरे भाई तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। और ये क्लासेस यदि आपको फेसबुक पर देखने को मिल रही है तो आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि डे बाय डे जो है आपको वहां पर भी अपडेट मिलती रहे। और किसी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमसे वहां भी पूछ सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो हम लोग बारी बारी से प्रश्न को देखेंगे। अब ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चंस में आपको कई सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं मैं। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, सभी क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चंस आपका क्वेश्चंस कहता है मैंने कब कहा कि रचयिता कौन है। अब सवाल आती है यहां पर, क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं मैंने कब कहा, यह जो शीर्षक है यह शीर्षक कौन सी विधा है। तो पहली बातें नोट करना यहां से, मैंने कब कहा यह एक कविता है। क्या है? यह एक कविता है। अब यहां पर देखो क्वेश्चंस जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसके रचयिता कौन है, यानी कि इसको लिखा किसने है। तो इसको जो लिखने वाले हैं उनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्या नाम है? नोट करिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा यह कविता लिखा गया है। अब देखो आगे प्रश्न क्या बनेगा। आगे यहां से प्रश्न बनाया जाएगा जैसे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब होता है। पूछा गया क्वेश्चंस, आपने पेपर 3 में देखा होगा इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया था। तो देखो यहां पर इनके जन्म की बात कर ले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, तो इनका जो जन्म होता है 15 सितंबर 1927 को होता है। कहां पर होता है अगर पूछ ले तो आप कहोगे सर देखिए यूपी में एक जगह है जिसका नाम है बस्ती। क्या नाम है? बस्ती। और इसी बस्ती स्थान पर क्या होता है तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म होता है। देख लिया ना कितने टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको हर क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। देखिए बात करते हैं अगला क्वेश्चंस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नन्ही शिखा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नन्ही शिखा जो है यह कौन सी विधा है और किसने लिखा है। फिलहाल आइए बात करते हैं इसके आंसर पर। तो ध्यान देना, जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है आप लोग कमेंट करते जाइएगा ताकि आपकी रिवीजन भी होती जाए, और वैसे नहीं पता है तो मैं आपको बताते चलता हूं। देखो नन्ही शिखा जो है यह भी एक कविता है, और इस कविता को किसने लिखा है तो इस कविता को अज्ञेय ने लिखा है। किसने लिखा है? अज्ञेय ने लिखा है। अज्ञेय का नाम तो बहुत बड़ा है, फिलहाल आप छोटे से नाम से याद रखोगे अज्ञेय, ठीक है। अज्ञेय की रचना है नन्ही शिखा। अब अज्ञेय की बात करें तो यहां पर 2 चीजें आप याद रखेंगे, इनके जन्म के बारे में और इनके निधन के बारे में, क्योंकि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो ये भाई साहब यहां से दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जस्ट लाइक हम इनके जन्म की बात करें मेरे भाई तो याद रखना अज्ञेय साहब जो है इनका जन्म 1911 में होता है। कब होता है? 1911 में। कहां पर होता है? आप कहोगे सर पंजाब में होता है। कहां पर होता है? पंजाब में होता है। पंजाब में एक करतारपुर नाम का गांव है, वहां पर इनका जन्म होता है। इनकी मौत जो है यह कब होती है तो इनकी मौत की अगर बात करें तो इनका जो मौत है 1987 ईस्वी में होता है। ध्यान से समझिएगा, हर बात को नोट करते जाइएगा, ठीक है। आगे आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चंस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है कि फिर भी मैं, देखो ये भी एक शीर्षक है और इस शीर्षक को किसने लिखा है इसके बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि यह जो शीर्षक है यह कौन सी विधा है, तो आप कहोगे मेरे भाई यह शीर्षक एक कविता है। फिर भी मैं, यहां पर जितनी भी बातें आपको जितने भी शीर्षक के बारे में पढ़ाऊंगा सभी के सभी एक कविता है। बस इतनी बात याद रखो, क्योंकि ये जो आपका पेपर नंबर 4 है यहां पर केवल और केवल आपको कविता ही पढ़नी है। तो सारे शीर्षक जो होंगे वह कविता होंगे। अब सवाल आती है कि इस कविता को किसने लिखा। फिर भी मैं कविता किसने लिखा, तो यह भी लिखा गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा।
किसके द्वारा लिखा गया है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। अब आपसे एक सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि फिर भी मैं शीर्षक कविता जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, इस कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? आप लोग देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब कर पाते हैं, कमेंट में छाप दीजिए। आगे आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन कहता है तुम्हारी देह। कौन सा शीर्षक है? तुम्हारी देह कविता जो है, इसकी प्रथम पंक्ति, इसकी जो है प्रथम पंक्ति है। तुम्हारी देह किस कविता की प्रथम पंक्ति है? तो याद रखिएगा, यह जो है भाई साहब तुम्हारी देह एक कविता है जिसका नाम है नख सीख। क्या नाम है? याद रखोगे, नख सीख कविता है, और इसी कविता की प्रथम पंक्ति है क्या? तुम्हारी देह। ठीक है, अब सवाल बनता है कि नख सीख कविता जो है, इसको किसने लिखा? नख सीख कविता याद रखना केशव दास की रचना है। किसकी रचना है? केशव दास के द्वारा लिखा गया है नख सीख कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बन रहा है कि 4 मास का बछड़ा चौमुखा बकरा। ठीक है, 4 मास का बछड़ा चौमुहा बकरा किस कविता की पंक्ति है? यानी कि ये जो लाइन है, यह लाइन किस कविता से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, यह लाइन मेरे भाई बात करें तो याद रखिएगा म्यूरियो भाई से लिया गया। किससे लिया गया है? म्यूरियो भाई नाम की एक कविता है, इस कविता से इस पंक्ति को लिया गया है, 4 मास का बछड़ा चौमुहा बकरा, है ना। आगे देखेंगे, अगला सवाल कहता है कि इतने प्राण इतने हाथ इतनी बुद्धि किस कविता की पंक्ति है? यानी कि ये जो आपका एक बड़ा सा लाइन है, इतने प्राण इतने हाथ इतनी बुद्धि, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और यह जो पंक्ति है लिया गया है पूंजीवाद समाज के प्रति से। किससे लिया गया है? पूंजीवाद समाज के प्रति। ठीक है, पूंजीवाद समाज के प्रति कविता से लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन कहता है कटुई का गीत। कटुई का गीत के कवि कौन है? इस शीर्षक के कवि के बारे में पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? तो कटुई का गीत लिखा गया है। आगे बढ़ें, देखो अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है रक्त छन। रक्त छन जो कविता है, यह किसकी कविता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, नोट करना। रक्त छन कविता जो है, यह भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। किसकी कविता है? भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर, यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो वह जो कविता है जिसका नाम क्या है? प्रेत का बयान। प्रेत का बयान कविता। ठीक है, इससे पंक्ति लिया गया क्या? देखो, रह गए निरुत्तर। निरुत्तर मतलब बिना किसी उत्तर के रह गए, तो बिना किसी उत्तर मतलब उत्तर का अर्थ तात्पर्य बयान से होता है। बयान देना मतलब जवाब देना, कुछ बताना, है कि नहीं? तो इससे भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसका आंसर कर सकते हो। आगे बात करते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? अब तुम कॉपी में अच्छे से सारे सप्तक को नोट कर लो, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपके पेपर में पक्का बनने वाला है। कहोगे सर क्या बनेगा? पहली बात यह जान लो कि भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक की बात करते हैं हम लोग, तो तार सप्तक में कई सारे सप्तक, प्रथम सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक हैं। इसमें से भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं, यह दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। तो सवाल यह भी बन सकता है कि सर प्रथम तार सप्तक के कौन कौन से कवि हैं? तो प्रथम तार सप्तक के कवि की बात कर ले तो नोट करिएगा, इसमें आपका मुक्तिबोध साहब आ जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध जो है यह किस तार सप्तक के कवि है? तो प्रथम तार सप्तक के कवि है। दूसरा हम बात करते हैं तो आपके अज्ञेय जी जो है, ठीक है, अज्ञेय, ये भी आपके प्रथम तार सप्तक के कवि के रूप में ही आते हैं। अगला हम बात करें रामविलास शर्मा। क्या? रामविलास शर्मा, ये 3 नाम याद रखिए। वैसे तो हर तार सप्तक में 7 कवि हुए। कितने कवि हुए? हर तार सप्तक में 7 कवि हुए, लेकिन जो मुख्य रूप से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो हमसे पूछा जा सकता है, हम उन नामों को याद रख लेते हैं। पहला नाम क्या याद रखेंगे? मुक्तिबोध, अज्ञेय और रामविलास शर्मा, जो कि प्रथम तार सप्तक के कवि हो जाते हैं। दूसरा में आपने एक नाम क्या देख लिया? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, दूसरा नोट करना। ठीक है, दूसरे तार सप्तक की बात कर ले
तो इसमें तो एक आपका भवानी प्रसाद मिश्र हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा धर्मवीर भारती, याद रखिएगा धर्मवीर भारती जो हैं यह भी आपके दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। इसके बाद आगे हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं, देखिए शकुंतला माथुर, क्या शकुंतला माथुर, ठीक है, शकुंतला माथुर ये भी आपके दूसरे तार सप्तक के कवि हो जाते हैं। इसके बाद यहां से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं तीसरे तार सप्तक की, ठीक है, तीसरे तार सप्तक की बात कर ले, तीसरे तार सप्तक की। तो देखो तीसरे तार सप्तक में नोट करना आपका एक तो हो जाता है केदारनाथ सिंह, ठीक है, कौन हो जाता है, केदारनाथ सिंह। और इसके बाद मेरे भाई याद रखना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस तार सप्तक के कवि हैं, आप क्या कहोगे, तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। इस प्रकार से आपके पेपर में जब प्रश्न बनाए जाए तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत आराम से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। देखो 11th नंबर क्वेश्चंस, आपका 11th नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि सावन मेघ के रचयिता कौन है। सावन मेघ एक कविता है और इस कविता को किसने लिखा है, तो प्यारे अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, अज्ञे जी के द्वारा आपके सावन मेघ कविता लिखा गया है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इंपोर्टेंट स्टार लगाना पूछा जाने वाला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है नोट कर लेना 1943 में कब हो क्या होता है, 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन होता है। चलो आगे देखें हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, अनाम की मृत्यु। अनाम की मृत्यु किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर यह जो रचना है यह लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। किसकी रचना है, लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। चलो सवाल बन सकता है लक्ष्मीकांत वर्मा जी का जन्म कब होता है, आप क्या कहोगे, सर इनका जो जन्म होता है 1922 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1922 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहां पर होता है, तो यूपी में होता है। चलो ठीक है आगे बात करें। देखो 14 नंबर क्वेश्चंस, तो मेरे भाई 14 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि साँझ एक चित्र, यह भी एक कविता है और साँझ एक चित्र किसके द्वारा कविता लिखी गई है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है। समझ में आ रही है सारी बातें, नोट करते जाइए सभी प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तार सप्तक का संपादन किसने करा भाई। तार सप्तक अभी आपने देखा था कि तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है, 1943 में। कब होता है, 1943 में। लेकिन किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, तो आपके अज्ञा के द्वारा इनका क्या किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है। कंप्लीटली समझ में आया बात। फिर बात करते हैं, देखो धरती किसकी रचना है। धरती एक कविता है और यह कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह कविता भाई साहब त्रिलोचन जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, त्रिलोचन जी के द्वारा। आगे बात करें शासन की बंदूक, है ना, शासन की बंदूक शीर्षक कविता किसकी है, तो आप कहोगे सर नागा अर्जुन की है। किसकी है, नागा अर्जुन की। अब वैसे भी याद रख सकते हो, देखो अर्जुन भाई साहब शासन करने वाले थे। अर्जुन भाई साहब कौन थे, शासन करने वाले, तो शासन की बंदूक नागा अर्जुन, है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्रांति की आवाज। क्रांति की आवाज, तो क्रांति की आवाज किसकी रचना है भाई साहब, आपके भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अब देखो जब भी क्रांति होती है तो ना देखते हो कथी का तरह जय भवानी, है ना, याद रखेंगे भवानी से क्रांति की आवाज, है ना, याद रहेगा भवानी से क्रांति की आवाज, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है क्रांति की आवाज। अब आइए भवानी प्रसाद मिश्र की बात कर ले थोड़ा सा। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कब होता है, तो आप कहोगे सर 1913 ईस्वी में होता है। कहां पर होता है, तो होशंगाबाद में होता है। नोट कर लीजिएगा कहां पर होता है, होशंगाबाद में भवानी प्रसाद जी का जन्म होता है। मरण कब होता है, 1983 ईस्वी में। कब मर जाते हैं भाई, 13 में जन्म लेते हैं, 83 में मर जाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है। ब्रह्म राक्षस की बात कर ले तो भाई साहब ये आपके मुक्तिबोध जी की रचना है। किसकी रचना है, मुक्ति मानव क्या कहते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना आपका क्या हो जाता है, तो ब्रह्म राक्षस हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगर बात करें यहां पर मुक्तिबोध जी के जन्म के बारे में, तो इनका जो जन्म होता है 1917 में होता है, ग्वालियर जो कि एमपी में है। कहां पर, ग्वालियर जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, यहीं पर इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो मृत्यु के संबंध में अगर हम बात करें तो देखिए मृत्यु जो हो जाता है इनका 1964 में हो जाता है। ठीक है, सारी बातें नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं, मुझे कदम कदम पर शीर्षक कविता की रचना किसकी है।
मुझे कदम कदम पर कविता जो है यह भी मुक्तिबोध जी के द्वारा ही लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखा गया। फिर तार सप्तक में कितने कवियों की रचना संकलित है? अब ये तो बताए थे कुछ देर पहले कि भाई जत्ते तार सप्तक है सब में 7 गो कवि। कई गो कवि? 7 गो कवि। अगला, नन्ही शिखा के रचयिता कौन? पहले ही बतैले थे तोरा कौन है भाई? नन्ही शिखा आज्ञा के द्वारा लिखल गया है। अगिल का बात करें, देखो 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन, सागर के किनारे शीर्षक कविता के रचनाकार कौन? सागर के किनारे शीर्षक कविता, ये भी आज्ञा की रचना है। किसकी रचना है? आज्ञा की रचना है। फिर अगला बात है करूं, मैं आत्मलीन हूं, शीर्षक कौन है भाई? मैं आत्मलीन हूं। यह कविता किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है मैं आत्मलीन हूं। आगे बात करें, रात भर जाए न घर, गीतवा तो सुन ले होगा ना। हाँ, रात भर शीर्षक कविता के रचयिता कौन भाई? तो रात भर शीर्षक कविता के रचयिता हैं आपके सक्सेना साहब, है ना। कौन है? सक्सेना साहब, है ना। आगे देखो अगला, नागा अर्जुन का जन्म कहां पर हुआ? तो नागा अर्जुन भाई साहब अपने मधुबनी जिला से थे। ठीक है, मधुबनी जिला का है तो कहां पर? सतलखा में इनका जन्म होता है। कहां पर? सतलखा में, मधुबनी जिला में इनका जन्म होता है। कब जन्म होता है नागा अर्जुन साहब का? तो 1911 ईस्वी में होता है। अब मर कब जाते हैं भाई? 1988 में मर जाते हैं, है कि नहीं? सॉरी, 1998 में मर जाते हैं। कब मरते हैं? 1998 में। आगे बात करते हैं, अगले का क्वेश्चंस देखना। आपका जो अगला क्वेश्चंस रहने वाला है, प्यासी पथराई आंखें, है ना। प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? तो यह भाई साहब नागा अर्जुन जी की रचना है। किसकी रचना है? नागा अर्जुन जी की रचना है। याद कैसे रखेंगे भाई? याद कैसे रखेंगे? तो आप यह भी कह सकते हैं कि अर्जुन भाई साहब जब वनवास गए थे, कहाँ गए थे? वनवास गए थे, तो किसकी आंख पथरा गई थी? आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, उसके इंतजार में कमेंट करके बताइएगा, है ना। अरे भाई, माँ से ज्यादा किसी की आंखें थोड़े पथरा सकता है ना। किसी अगर बचवा कहीं चला जाए तो सबसे ज्यादा फिक्र किसको होती है? माँ को होती है। तो वही भाई, प्यासी पथराई आंखें नागा अर्जुन, याद रख सकते हैं। आगे, रत्नगर्भ का प्रकाशन वर्ष। रत्नगर्भ एक कविता है और इसको किसने लिखा पहले बात कर ले, तो यह भी भाई साहब नागा अर्जुन की ही रचना है। नागा अर्जुन की रचना है। कब इसका प्रकाशन होता है? तो 1984 में होता है। अगिल का बात करते हैं, लोक और आलोक किसकी रचना है? लोक और आलोक किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी रचना है भाई? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। और अब बात करें केदारनाथ अग्रवाल की, इनका जन्म भी 1911 में 1911 में होता है। कहां पर होता है भाई? यूपी में होता है। कहां पर होता है? यूपी में होता है। चलो आगे बात करते हैं, धरती कविता। ठीक है, धरती कविता का कथ्य क्या है? तो धरती कथी कहेगा? धरती भाई साहब हम किसान के हैं। धरती केकर है? धरती किसान की। इसका यही कथ्य है, धरती किसान की है ना। धरती किसकी होगी भाई? किसान की है। चलो आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चंस देखिए, यहां पर कुछ लेखक और उनकी रचना है, फटाफट से इसको 1 शॉट्स में कंप्लीट करेंगे। देखिए भाई साहब, हम बात करें यहां पर, उर्चल हाड़िल कविता आज्ञा की है। सागर के किनारे कविता किसकी है? तो आप कहोगे आज्ञा की है। एक सही वर्षगांठ मनाने के तरीके कविता किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। वसंत गीत कविता, स्टार लगाइएगा इस बार के लिए इंपोर्टेंट, वसंत गीत कविता आज्ञा जी की है। कलगी बाजरे की कविता किसकी है? ये भी आज्ञा की है। रात भर कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। सांझ का चित्र सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। आगे देखेंगे अगला कविता कौन सा है। तो आपका जो अगला कविता यहां पर है भाई, बना दे चितेरे कविता किसकी है? आज्ञा की है। इसके बाद क्यूरियो मार्ट में अर्जुन की तलाश करते श्री कृष्ण, क्यूरियो मार्ट में अर्जुन की तलाश करते श्री कृष्ण, यह किसके द्वारा? लक्ष्मीकांत वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। इतिहास सेतु कविता किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। फिर कैसी विचित्र है जिंदगी कविता किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। मैं आत्मलीन हूं, यह भी आपके लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है। यही कहीं एक कच्ची सड़क थी, यह किसने लिखा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा। इसके बाद मणिधर विषदंशहीन किसकी रचना है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है। तो कुल मिलाकर यहां पर और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। वैसे तो ये सारी क्वेश्चंस कटवी की गीत मैंने बताया केदारनाथ अग्रवाल की है,
हथौड़े का गीत केदारनाथ अग्रवाल की है। अब यहां पर धरती त्रिलोचन ये भी बताया था, वे और तुम नागार्जुन की है। इसके बाद भूले स्वाद बेर के नागार्जुन की रचना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहां से बन सकता है इंपोर्टेंट, गीत फरोश किसकी रचना? भवानी प्रसाद मिश्र की। स्टार लगाइएगा, गीत फरोश कई बार एग्जाम में आया है। आगे बात करते हैं पुकार पर जो कविता है यह किसके द्वारा? कृष्ण मोहन झा के द्वारा लिखा गया। क्रांति की आवाज कविता किसके द्वारा? तो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। आगे तोरे चमत्कारों में परी गांठे, तोरे चमत्कारों में परी गांठे किसकी रचना है? तो नागार्जुन की है। इसके बाद पूंजीवादी समाज के प्रति मुक्तिबोध की रचना है। नास देवता मुक्तिबोध की रचना है। सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध की रचना है। और मुझे कदम कदम पर यह भी मुक्तिबोध की रचना है। तो टोटल ये लगातार 4 रचनाएं मुक्तिबोध की इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर इतने सारे जो प्रश्न, ये लगभग जो आपके 20 मिनट की ये क्लासेस रही है, इस क्लासेस को अगर आप एग्जाम से पहले बार बार रिवाइंड करके कानवा में एयरफोन लगाई के अगर सुन लेते हो तो थोड़ा 10 नंबर जो है ये फिक्स हो जाएगा। सॉरी 10 क्वेश्चन जो ये आपके फिक्स हो जाएंगे, यानी कि 20 मार्क्स आपके यहां से कंफर्म हो जाएंगे। इस क्लास के बाहर आपसे एक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसन लगल, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के बीच। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है भाई साहब। विशेष आप लोगों से क्या कहें, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।